Hello everybody. Today I am going to discuss about Gauss theorem and of course its applications, and in fact the complete description, the complete analysis of Gauss theorem today I am going to discuss. आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही प्रचलित थ्योरम है और बहुत हर जगह इसका उपयोग होता है, गॉस थ्योरम के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। गॉस थ्योरम क्या है, किस प्रकार इसकी व्याख्या की जाती है और किन प्रकार के सवालों को बनाने में, सॉल्व करने में, किन परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसकी चर्चा आज मैं विस्तार से करने जा रहा हूँ। इसके पहले बहुत सारी चीज़ें मैंने बात की, उनका इसमें प्रयोग है। सर्वप्रथम मैंने आपको बताया कि कोई भी जब चार्ज है तो वो चार्ज अपने चारों तरफ एक क्षेत्र तैयार करता है, एक फील्ड, एक प्रभाव क्षेत्र तैयार करता है। उस प्रभाव क्षेत्र की परिमाणात्मक व्याख्या के लिए, फॉर द क्वांटिटिव एनालिसिस ऑफ दैट influence area, influence space, we define a term intensity. Intensity के बारे में बात करते हैं और इंटेंसिटी किसी भी चार्ज के प्रभाव क्षेत्र की क्वांटिटिव एनालिसिस के लिए हम उसकी बात करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था फील्ड लाइंस के बारे में कि आखिर इंटेंसिटी को हम लोग कैसे समझेंगे, किस रूप में समझेंगे, किस प्रकार उसको विजुअलाइज करेंगे। तो मैंने बताया कि भाई लाइंस के रूप में चार्ज से निकलते हुए या चार्ज की ओर आते हुए, चारों तरफ से चार्ज से निकलता हुआ या चार्ज की ओर आता हुआ जो लाइन घना से घना हम जितना मान सकते हैं, उन लाइंस के रूप में हम क्षेत्र का प्रभाव या फील्ड का प्रभाव मानते हैं, एंड वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फिर मैंने बताया आपको फ्लक्स के बारे में कि आखिर जब ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग लाइंस के रूप में हम इसको मानते हैं, इसको समझते हैं, तो उसकी व्याख्या, उसका क्वांटिटिव एनालिसिस हम कैसे करेंगे। तब इसके बारे में कहा गया कि भाई एक सर्टेन क्षेत्र ले लिया जाए, एरिया ले लिया जाए, सरफेस एरिया ले लिया जाए, उस सरफेस एरिया से जितना लाइंस पास करेंगे उसको फ्लक्स की संज्ञा दी गई कि भाई ये फ्लक्स होगा। एक चीज़ और मैंने बताया पहले, दैट इज़ अबाउट सॉलिड एंगल, क्योंकि इसका प्रयोग इसी में है। अब क्षेत्र की बात आप करेंगे तो क्षेत्र का जो स्पैन है, जो एरिया है, जो एपर्चर है, वो अगर बिंदु चार्ज है तो उस पर वो कितना एंगल बनाएगा। ये एंगल कागज पर बनने वाला एंगल तो होगा नहीं, ये एंगल जो है कोण के रूप में होगा, शंकु के रूप में होगा, शंक्वाकार होगा। तो उस शंकु का जो कोण होता है उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। उसके बारे में भी मैंने बताया आपको कि सॉलिड एंगल की माप हम क्षेत्र और त्रिज्या, मीन्स वॉट एवर द surface is taken, that is subtending the solid angle, and whatever the radius, whatever the distance is taken from the plane to the point at which the angle is considered, that distance is considered। और मैंने आपको बताया कि क्षेत्र divided by area, क्षेत्र means area divided by square of the distance we take, then that is the measure of solid angle and its unit is स्टेरेडियन। तो ये सारी बातें मैंने पिछले क्लासेस में की थी। इन्हीं का प्रयोग करते हुए आज मैं गॉस थ्योरम के बारे में बात कर रहा हूँ। आज मैंने वो लिखने वाला चक्कर नहीं रखा है, क्योंकि उसमें थोड़ा समय बर्बाद होता है
अब पहले वाली चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी, लेकिन आज मैंने पहले से ही लिख करके रखा है ताकि आपको सिर्फ मैं समझा सकूं। मैं अंडरलाइन करता चलूँगा, उससे आप देख लेंगे। गॉस थ्योरम ये कहता है कि टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन अ क्लोज्ड सरफेस, कोई अगर बंद सरफेस है जैसे गोला या कोई भी इरेगुलर शेप, उस पर जितने भी नॉर्मल फ्लक्स हैं, यानी सतह पर जो लंबवत आ रहा है फ्लक्स, उसको, अब जैसे मान लिया सतह ऐसे तिरछा है, फ्लक्स अगर ऐसे निकल रहा है तो इस फ्लक्स को सतह पर नॉर्मल नहीं कहेंगे, ये ऐसे इस डायरेक्शन में जो जाएगा वो फ्लक्स नॉर्मल कहलाएगा। तो हम उसका फ्लक्स का, अगर चूंकि वेक्टर हम मानते हैं इसलिए उसका सतह के अलोंग कंपोनेंट लेंगे या सतह का कंपोनेंट फ्लक्स के अलोंग लेंगे, लेकिन फ्लक्स को नॉर्मल होना है, परपेंडिकुलर होना है। तो यही ये कहता है कि कंप्लीट सतह के चारों तरफ जितना भी नॉर्मल फ्लक्स है, यानी सतह पर पड़ने वाले जितने भी लंबवत फील्ड लाइंस हैं, वो उसकी मात्रा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज enclosed within the surface, total charge enclosed within the surface and the permittivity of the medium। यानी इसको इस प्रकार लिखा जाए तो हम लिखेंगे phi is if the total charge, phi if is the total flux, then this is equal to Q, that is the total charge enclosed within the surface, divided by epsilon 0, this is the permittivity of the vacuum। यानी टोटल फ्लक्स को अगर हम फाई के द्वारा रिप्रेजेंट करें और वो क्लोज्ड सरफेस अगर Q चार्ज बंद किया हुआ है और ऐसे वैक्यूम में रखा हुआ है मान लिया जाए, तो ये जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स ऑन द सरफेस जो होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। ये गॉस थ्योरम कहता है। अब इसके बारे में हम इसको समझें कि ये भाई किस प्रकार क्यों ये कहा जा रहा है। तो एक ऐसे ही क्लोज्ड सरफेस, इरेगुलर क्लोज्ड सरफेस ले लिया गया, ये इस तरह से इरेगुलर क्लोज्ड सरफेस में ये चार्ज Q ले लिया गया। अब यहां पर एक सरफेस हम लें ऐसे, अब इस सरफेस में आप देखिए जो फील्ड लाइन निकलेगा इस सरफेस पर वो इस प्रकार निकलेगा, यानी सरफेस ऐसे है, ये सरफेस है और इस सरफेस पर इस प्रकार निकल रहा है ये, तो दिखाई पड़ने वाली चीज है कि ये तो भाई नॉर्मल नहीं होगा, ये तो नॉर्मल नहीं होगा। नॉर्मल फ्लक्स लेने के लिए हम लोग सतह का नॉर्मल प्रोजेक्शन लेते हैं ऐसे, अगर इस प्रकार सतह लिया जाए तो ये नॉर्मल होगा। इस पर जो फील्ड लाइंस आएंगे
वो नॉर्मल लगेगा। अब आप देखिए, मैं दूसरे रंग से करके दिखाऊं, कि ये तो हुआ डायमीटर ऑफ द गिवन सरफेस और ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ द नॉर्मल सरफेस। इन दोनों के बीच में एंगल आपका हो जाएगा थीटा। तो इस सरफेस पर आपको ये दिखाई पड़ सकता है कि ये जो फील्ड लाइंस ऐसे आ रहे हैं इस लाल रंग के डायरेक्शन में, वो आप देख रहे हैं कि इस सतह पर बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। ये लंबवत आएंगी ये फील्ड लाइंस। तो हमारा कंसिडरेशन सही है कि नॉर्मल फ्लक्स, अब हम इस छोटे से एरिया पर जितना फ्लक्स आएगा हम उस फ्लक्स की बात करेंगे और उससे आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर समझने का है, ये आपने देखो, ये हो गया हमारा गिवन सरफेस और ये हो गया हमारा नॉर्मल सरफेस। दोनों का डायमीटर लेकर के देख लिया और मान लिया कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इंडिकेट कर दिया गया। इसके अंदर जो बंद चार्ज है वो क्यू है, इंडिकेट कर दिया गया। अब आप देखिए कि चाहे ये सरफेस या ये सरफेस, दोनों में से कोई भी सरफेस अगर लिया जाए, ये सरफेस लें या ये सरफेस लें, दोनों सरफेस एक ही कोण का हिस्सा है। जैसे चिनिया बादाम वाला कुप्पी अगर लें तो ऐसे कोनिकल ऐसे बना हुआ होता है, वो कोन वाला बने, वो जो स्लैंट हिस्सा को आप काट के हटा दें तो केवल गोल निकल जाएगा। खीरा को अगर तिरछा काटें ऐसे तो ऐसे इलिप्टिकल होगा, अगर सीधा काटें तो सर्कुलर होगा। तो ई वाला हिस्सा इलिप्टिकल है, ई वाला हिस्सा सर्कुलर है। लेकिन दोनों को अगर एक कोण से पास कराएं तो डिस्टेंस के अनुसार कोण का जो इंक्लिनेशन होगा, कोण का जो लैटरलिटी होगा वो तो फिक्स होगा। तो वही उसका जो लैटरल सेपरेशन है उसको हम ओमेगा या सॉलिड एंगल मानते हैं और इसको मान लिया गया कि ये डी ओमेगा। फिगर को वापस हम कर दें जैसा था वैसे ही। यहां पर ये मैंने लिखा कि लेट अस कंसीडर अ क्लोज्ड सरफेस दैट इनक्लोजेस अ चार्ज q विद इन इट। Now, on its surface, a small area ds is taken, छोटा सा एरिया ये वाला एक ds लेते हैं, that subtends an angle dw at the point where charge is situated within. That subtends an angle dw, here dw is a solid angle, not plane angle, subtends an angle dw at the point where charge is situated. Now as the surface is arbitrarily taken, surface मैंने ऐसा ही ले लिया, कोई सर्कुलर सरफेस नहीं लिया, हालांकि किताब में सर्कुलर सरफेस लेकर के ही बताया गया है। Arbitrarily the surface is taken on an irregular closed surface. Surface किस प्रकार है, कोई उसका फिक्स्ड शेप नहीं है, इट इज टेकन इरेगुलर। और सरफेस को भी मैंने ऐसे ही ले लिया, कहीं से भी उठा लिया, तब ना हम जनरलाइज करेंगे। भाई जो मन में आया वो उठाया, जहां से मन में आया वो उठाया, जिस प्रकार का शेप का हमको मन में आया वैसा ले लिया, तब हम बात कर रहे हैं, तब ये जनरल बात होगी कि as the surface is arbitrarily taken on an irregularly closed surface, the small surface considered is not normal to the field. जब हम इस प्रकार कंसिडरेशन कर रहे हैं तो वो नॉर्मल नहीं होगा, लंबवत नहीं होगा, नहीं मान सकते, तब आपको लंबवत सरफेस लेना पड़ेगा। वही मैंने पहले आपको बता दिया कि as field lines are outwards the surface in all the directions, तो नॉर्मल नहीं होगा। assume
that normal surface is at an angle theta with ds as shown in the diagram। मैंने आपको पहले बता दिया कि मान लिया जाए कि नॉर्मल सरफेस थीटा डायरेक्शन थीटा एंगल पर है उससे, तो ये सीधी सी बात है कि नॉर्मल सरफेस विल बी ds cos थीटा। ये ऐसे तिरछा अगर आ रहा है, इस पर अगर ये नॉर्मल सरफेस लेंगे, ऐसे आप देखें तो इस सरफेस के लिए ये जो है वो ds होगा। चूंकि आधार से लगा हुआ है इसलिए इसको ds cos थीटा लेते हैं। ये मैं समझता हूँ कि आप समझते हैं और इसको अलग से व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आधार से लगा हुआ है, कोण के आधार से लगा हुआ है, इट इज अटैच्ड, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, और ये अगर बेस है, ये अगर बेस है तो बेस वाला साइड जो है cos थीटा होता है, और बेस के साथ जो 90 डिग्री का एंगल, ये हमारा जो ओपन एंड्स को दोनों अगर मिलाने के लिए जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो साइन थीटा के बराबर होता है। सो आप देख लीजिए ये ds cos थीटा मैंने लिख दिया। If the intensity due to charge at point on the surface is E, अब मान लिया जाए कि उस पॉइंट पर जहाँ पर आप ये कंसिडरेशन कर रहे हैं उस पर अगर इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज का एक इंटेंसिटी होगा सर्टेन डिस्टेंस पर, तो मान लिया वो r डिस्टेंस पर है और उस r डिस्टेंस पर जो इंटेंसिटी है वो E के बराबर है, ऐसा माना गया। उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सरफेस क्या होगा? तो डी फाई, ये डी फाई छोटा के लिए माना जाता है, डी फाई इक्वल टू E टाइम्स ds cos थीटा। मैंने वो फ्लक्स बताते समय बताया था कि इंटेंसिटी और सरफेस के प्रोडक्ट को हम फ्लक्स क्वांटिटिवली मानते हैं, क्योंकि फ्लक्स बोलने का मतलब है कि आप उसका एक परिमाण दे रहे हैं, एक मात्रा दे रहे हैं, तो कैसे मेजर करेंगे? तो फ्लक्स के डेफिनेशन में मैंने आपको ये बताया था कि E यानी इंटेंसिटी से एरिया को मल्टीप्लाई कर देने पर फ्लक्स मिलता है। सो E इज आवर इंटेंसिटी एंड ds cos थीटा इज द नॉर्मल सरफेस। रिमेंबर, फ्लक्स इज द फील्ड लाइंस नॉर्मली ऑन अ सरफेस। सो नॉर्मल सरफेस लिया गया, नॉर्मल सरफेस और इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करके मैंने फ्लक्स निकाल लिया। अब देखिए, इफ द डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल सरफेस फ्रॉम द चार्ज इज r, अगर ये r है तो आप उस स्थिति में E को रिप्लेस कर सकते हैं। E इक्वल टू, मैंने उस समय बताया था शुरू में, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। ये E बराबर होता है, हम पहले ही जब चार्ज के बारे में और इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहे थे तो इसकी चर्चा हुई थी कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। तब इस E, यहां पर ये जो E वाला E है इसको हम रिप्लेस कर देंगे। यहां पर देखिए dq वैसे ही लिखा गया, dq इक्वल टू, ये था E इक्वल टू, इसको रिप्लेस कर दिया गया E का वैल्यू, चूंकि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² होता है। ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ E के बदले में रख दिया गया एंड ds cos थीटा एज यूजुअल। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। इट्स क्लियर दैट ईदर ds और इट्स नॉर्मल सबटेंड्स एन एंगल d ओमेगा। रिमेंबर, ये W नहीं है, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं भाई, ऐसे करके लिखते हैं, दिस इज ओमेगा। इसका कैपिटल ओमेगा को ऐसे भी लिखते हैं।
So angle d omega at the point of charge. So by definition, ये जो सॉलिड एंगल का डेफिनेशन है उसके अनुसार, बाय डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल dw इक्वल टू ds अपॉन r स्क्वायर, यानी एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल के एक्सप्लेनेशन में मैंने ये बताया है आपको कि ये परिभाषा ही दी जाती है, जैसे नहीं प्लेन एंगल का देते हैं जी आर्क अपॉन रेडियस. तो चूंकि सिंगल डायमेंशन वाला है, इस चारों तरफ स्पेस वाला है, तो लाइन के बदले में, आर्क के बदले में एरिया ले लिया गया और रेडियस के बदले में रेडियस स्क्वायर ले लिया गया. तो ये बाय डेफिनेशन है, इसमें कोई रीजनिंग आप नहीं कर सकते. भैया मैंने ऐसे ही परिभाषित किया इसको, यही तरीका, यही परिभाषा मैंने दी है, इसमें क्या रीजनिंग. So by definition, that is why I mentioned here, this is mentioned here, by definition of solid angle dw equal to ds cos theta upon r square. यानी ये नॉर्मल एरिया ले लिया और ये r स्क्वायर ले लिया. ठीक है. रिप्लेसिंग 2 in 1, यानी 2 में ये जो हमने यहाँ जो ds cos थीटा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर, ई को तो रिप्लेस कर दिया. अब यहाँ ds cos थीटा को भी रिप्लेस करें, बल्कि ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा. ये पूरा का पूरा ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, यानी ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर को जब हम रिप्लेस करेंगे तो ये dw हो जाएगा. यानी यहां पर आप देख लीजिए, पहले वाला q वैसे ही रह गया और इस पूरे के बदले में d ओमेगा, dw हम बोल दिए भाई, इस पूरे के बदले में d ओमेगा विल बी देयर. नाउ ये तो हुआ फ्लक्स ऑन ds. Normal flux on ds, in the beginning it was assumed that d phi is the flux on ds, normal flux on ds. So this is equal to 1/4 pi epsilon 0 q into d omega, and this you are assuming as equation 3. Now total flux, चूंकि गॉस थ्योरम व्हाट इट टेल्स, गॉस थ्योरम ने क्या कहा था, total normal flux on the surface is equal to something. So total flux can be got by taking summation of equation 3. इक्वेशन 3 का आप सरफेस इंटीग्रल भी इसको कहते हैं. इक्वेशन 3 का आप सरफेस इंटीग्रल आप अगर लेंगे, समेशन अगर लेंगे, तब हम टोटल फ्लक्स की बात कर सकते हैं. इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे मैंने लिख दिया, इसको ऐसे भी लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा. ये सरफेस इंटीग्रल का सिंबल है. सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा इस तरह से मैंने यहां पर लिखा है कि डी फाई, समेशन ऑफ डी फाई विल गिव द समेशन, और ये तो q और 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर कांस्टेंट, सो यू विल टेक सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी, सॉरी ये here it is d omega and here it is d phi. Surface integral of d phi equal to k into surface integral d omega. अब d omega का सरफेस इंटीग्रल कितना होगा, यानी एक छोटे से एंगल को पूरे सरफेस पर अगर इंटीग्रेट करेंगे, पूरे सरफेस पर अगर सम अप करेंगे तो वो कितना होगा. किसी भी क्लोज्ड सरफेस का टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई के बराबर होता है. जाने हुई बात है, प्रूफ है सॉलिड एंगल का ये होता है कि कोई भी अगर क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज्ड सरफेस का टोटल सबटेंडेड सॉलिड एंगल, यानी सॉलिड एंगल ऑफ अ स्फीयर इज
4 पाई, और फाई तो हम मानेंगे ही चूंकि टोटल नॉर्मल फ्लक्स ऑन द सरफेस ऑल टुगेदर इज फाई, यानी सरफेस पर जो टोटल फ्लक्स होगा वो फाई होगा, और ये जो है 4 पाई के बराबर होगा। तो यानी अब देखो ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, अब बच जाएगा क्या, दिस फाई इक्वल टू क्यू यहाँ ये और एप्सिलॉन 0 यहाँ ये, यानी दिस विल बिकम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और यही गॉस महोदय ने कहा था कि टोटल नॉर्मल फ्लक्स ऑन द सरफेस इज इक्वल टू चार्ज enclosed divided by epsilon 0, that is permittive. Epsilon, you can say, the permittivity of the medium where this observation is done. So this proves the Gauss law. अब गॉस लॉ से संबंधित कुछ बातें मैंने लिखी हैं, उसको इलस्ट्रेट किया। कंसिडरेबल पॉइंट्स ऑफ गॉस लॉ। पहले, ये बार बार मैं कह रहा हूं कि क्लोज्ड सरफेस, अगर कोई सरफेस किसी चार्ज को अपने भीतर बंद किया हुआ है तभी गॉस लॉ की बात हम करेंगे। This law is strictly applicable to closed surface. The surface considered around the point of observation is called the Gaussian surface or Gaussian plane. जिस भी क्लोज्ड सरफेस की हम बात करेंगे अपने एनालिसिस में, फर्दर एनालिसिस में ये केसेस आएंगे, तो जिस भी सरफेस की हम बात करेंगे उस सरफेस को जो हमारा कंसिडरेशन के लिए उपयुक्त होगा, whatever the surface will consider, that surface is called the Gaussian surface or Gaussian plane. The second point to consider is if Gaussian surface is considered as such a plane where some charge is inside and some charge is outside the surface. हम मान लिया ऐसे जगह आप कंसिडर कर रहे हैं, then charge is spreaded in the environment and you are enclosing Gaussian surface where some charge is inside the surface, some charge is outside the surface. That is, it is written, अगर आपने इस जगह आप कोई परीक्षण कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं जहां पूरे स्पेस में चार्ज बिखरा हुआ है, जब आप गॉसियन सरफेस ले रहे हैं तो कुछ चार्ज सरफेस के बाहर है, कुछ चार्ज सरफेस के भीतर है. That it is telling, if the Gaussian surface is considered at such a place where some charge is inside and some charge is outside the surface, then intensity at the point of consideration is due to all the charges. इंटेंसिटी जब हम कंसिडर करेंगे तो इंटेंसिटी विल बी देयर ड्यू टू ऑल द चार्जेस एट दैट पॉइंट. अगर इस पॉइंट पर हम इंटेंसिटी कंसिडर कर रहे हैं तो वो समस्त चार्जों के प्रभाव से होगा. बट व्हेन फ्लक्स इज कंसीडर्ड, जब भी फ्लक्स की बात करेंगे तो सरफेस की बात आ जाएगी, बिना सरफेस के फ्लक्स नहीं. तो जब भी फ्लक्स की बात करेंगे, बट when flux is considered on the surface, then it is due to enclosed charge only. गॉस थ्योरम यही कहता है कि सरफेस जो चार्ज एनक्लोज कर रहा है उसी चार्ज के कारण सरफेस पर फ्लक्स बनेंगे. बाहरी चार्ज फ्लक्स में क्या योगदान देगा जी? बाहर तो बाहर वाला है, हम सरफेस पर कंसीडर कर रहे हैं.
तो सरफेस चार्ज को अंदर बंद किया हुआ है, उस चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, उसी के द्वारा फ्लक्स बनने की बात आप कर रहे हैं। सर्टेनली द फ्लक्स इज कंसीडर्ड by the charge enclosed the Gaussian surface, not due to the outside charge. दो अगर इंटेंसिटी मान रहे हैं तो इंटेंसिटी तो बाहर वाला भी प्रभाव डालेगा, अंदर वाला भी प्रभाव डालेगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फ्लक्स के लिए सरफेस का होना जरूरी है। इसलिए जब फ्लक्स की बात करेंगे तो चूंकि सरफेस ओरिएंटेड है तो इंटरनल वाला ही कंसीडर करना होगा, बाहर वाले से तो मतलब है नहीं। So that it is telling, this is the application, or this is the illustration consideration in the Gauss theorem, that whatever the charge is enclosed inside, the flux is due to that. Only outside charge though contribute in creating intensity, but does not create flux on the Gaussian surface. तीसरी बात जो मैंने की है वो ये कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल इन सॉल्विंग वेरियस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स। तो मैंने शुरू में भी बताया भाई कि आखिर कोई चीज़ हम काहे के लिए पढ़ते हैं जब ज़रूरत ही नहीं है। तो गॉस थ्योरम पढ़ने का ज़रूरत क्या है, क्यों हम एक परिणाम की बात करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे फ्लक्स रहेगा तो ये होगा वो होगा, हम क्यों पढ़ते हैं इस चीज़ को, क्यों जानते हैं, क्यों इतना एनालिसिस, क्यों आधा घंटा से हम इतना भाषण दे रहे हैं। तो गॉस थ्योरम का प्रयोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किया जाता है। यू कैन यूज दिस कंसेप्ट, यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट, you can use the final relation of Gauss theorem as phi equal to q upon epsilon 0. This is used, this can be used in solving various electrostatic problems, and that is mentioned here. Gauss law is applicable in solving various electrostatic problems by choosing appropriate symmetrical Gaussian surface. अब भाई जब गॉस थ्योरम लगाना होएगा तो गॉसियन सरफेस तो चुनना होगा, भले वो सरफेस हो चाहे नहीं हो, बट for the application of Gauss theorem you have to assume a virtual surface around the charge. So after assuming a surface around the charge, Gauss theorem can be applied for solving various problems. तो ये गॉस थ्योरम की बात है। अब हम देखें, एक छोटा सा सवाल था किताब में दिया हुआ, मैं सवाल की बात हालांकि मैंने कर दिया है इसमें, लेकिन फिलहाल अभी छोड़ दिया जाए, मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पर, क्योंकि इन दिस वीडियो both of the things will be continued together. This is opened, yes. एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम ये कहता है, पहला अलग अलग केसेस में इसको कंसीडर किया है। पहला, टू फाइंड द इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ये चार्ज्ड है।
नाउ लेट अस कंसिडर दिस वायर। ये वायर है, लंबा है, एकदम लंबा, ऐसे पूरा गया है, लंबाई के बारे में कोई कंसिडरेशन नहीं है। इट इज़ इनफाइनाइटली लॉन्ग बट इट इज़ चार्ज्ड। अरे भाई, जब वायर का लंबाई मालूम नहीं है तो उस पर चार्ज की मात्रा हम कैसे बताएंगे? तो आप याद कीजिए, पिछले क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, पिछले वीडियो में ये बताया था कि चार्ज को जब इस प्रकार, जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे वो लाइन पर हो, सरफेस पर हो या स्पेस में हो, तो उस स्थिति में हम एक क्वांटिटी की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। तो अब वायर की लंबाई तो मालूम है नहीं भाई, कितना लंबाई है तार का, लेकिन उसकी चार्ज, उस पर कितना चार्ज है, चार्ज का परिमाण क्या है, उसका माने क्वांटिटी क्या है चार्ज का, ये जानने के लिए हम बता देते हैं भाई चार्ज की डेंसिटी है, चार्ज क्लोजली पैक्ड है या रेयरली पैक्ड है। तो लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग वायर near which perpendicularly there is a point P at which intensity has to be found out due to wire। मान लिया ये लॉन्ग वायर है, I वाला पॉइंट P है, यहां से इसकी लंबवत दूरी R है, और ये आपको केस दे दिया गया कि just take this case that this is the wire, this is the point here, this is the wire passing, this is the point here, what will be the intensity of this intensity at this point due to this wire। ये भाई दूरी बता दिया कि ये R दूरी है, ये तार है, इसमें ये चार्ज डेंसिटी है, ई वाला यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट से चार्ज की दूरी या इस पॉइंट से तार की दूरी R है, ऐसे। तो ये दे दिया तो बताओ भैया यहाँ इंटेंसिटी कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसके लिए गॉस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। ये भी बताया गया कि द वायर इज having a linear charge density lambda। अब देखो, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कंसिडर अ राइट सिलेंडर हैविंग इट्स एक्सिस passing through the wire and its height is taken as L। यानी गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम एक सिलेंडर की परिकल्पना करते हैं, है नहीं, मानते हैं। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस होना चाहिए ना जी, तो गॉसियन सरफेस की कल्पना हम करते हैं और ये एक सिलेंडर के रूप में होता है। सिलेंडर मतलब हॉलो पाइप, ऐसे गोल, दैट इज सिलेंडर। तो एक सिलेंडर की परिकल्पना करते हैं, खोखला सिलेंडर, पाइप कह लीजिए, पाइप के बीच में से तार गुजर रहा है, मोटा भाई 7 इंची का पाइप यहाँ लगल है, तो दैट इज अ सिलेंडर कंसीडर्ड थ्रू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के बीच से, उसके अक्ष से तार पास कर रहा है और उस अक्ष से इसकी दूरी R है। सिलेंडर की जो लंबाई है वो लिया गया L। ये सारे एजम्पशन है, मान लिया गया, है नहीं वास्तव में। जब आप गॉसियन सरफेस की परिकल्पना करेंगे तभी आगे के कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। सो दिस इज एज्यूम्ड, माना गया। अब देखो कुछ चीजें यहाँ पर पहले से ही देख लिया जाए। जब सिलेंडर R है, L है, उसका रेडियस ये है, तो इसका बेस का एरिया πr² होगा, है ना। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा πr² L होगा। सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो होगा 2πr L। ये सारे आप हाई स्कूल मेंसुरेशन जो पढ़ते हैं उसमें हम ये जानते हैं। 2πrl यानी आधार का
परिधि इंटू द हाइट, है ना। अब देखो आगे, at point P, as point P passes through the cylinder, radius of the cylinder will be r, अभी मैंने दिखाया आपको। charge enclosed within the cylinder Q will be lambda into L। अब लैम्बडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब कि यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होगा, लीनियर का मतलब लाइन में जब चार्ज फैला हुआ है तो हम किस प्रकार लेंगे। सो हियर लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स द चार्ज इन अ लाइन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ लाइन, डेंसिटी ऑफ चार्ज when it is distributed along a line. So per unit length when the whatever the charge is available, per unit length whatever the charge is available, that is considered as its charge density। यानी इकाई लेंथ में, इकाई लंबाई में जो चार्ज मौजूद है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है, एंड दैट इज इंडिकेटेड बाय लैम्डा। उसको लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। दैट इज व्हाई इन एल लेंथ whatever the height of the cylinder is enclosing, the Gaussian surface is enclosing whatever the charge, only that will be applicable। गॉस थ्योरम में कहा गया भाई कि जो चार्ज गॉसियन सरफेस में बंद है केवल वही प्रभाव डालेगा, दूसरे से मतलब नहीं है आपको। सो चूंकि सिलेंडर का हाइट h है, सिलेंडर का हाइट चूंकि l है, इसलिए केवल हाइट में जो वायर बंद है केवल वही चार्ज प्रभावी होगा। सो क्लियरली यू विल मल्टीप्लाई द चार्ज डेंसिटी बाय द हाइट ऑफ द सिलेंडर टू गेट द टोटल चार्ज enclosed। Now as the circular surface of the cylinder or circular surfaces of the cylinder are not having any normal flux। अभी ये वायर है तो वायर का फ्लक्स इस डायरेक्शन में माना जाता है, चारों तरफ से ऐसे चारों तरफ घूमते हुए। इधर फ्लक्स नहीं होगा, माने इधर फील्ड लाइंस नहीं जाएंगे तो इधर फ्लक्स भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि सिलेंडर को इस सरफेस पर और इस सरफेस पर कोई फ्लक्स कंसीडर नहीं होगा। फ्लक्स कहाँ कंसीडर होगा, तो ये लैटरल सरफेस पर, चारों तरफ जो सरफेस है उस पर फ्लक्स कंसीडर होगा, वही फ्लक्स केवल नॉर्मल होंगे। So total normal flux will appear on the curved surface only, and this phi, that is phi, is given by E into S। E is the intensity at point P। तो ये अगर पॉइंट P पर इंटेंसिटी है तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे और ये एरिया होगा 2 पाई आर एल के बराबर, यानी इसे मल्टीप्लाई फाई 2 पाई आर एल के बराबर होगा। अब गॉस थ्योरम इसमें लगा सकते हैं कि ये जो फाई है चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा, यानी दिस फाई इज रिप्लेस्ड बाई Q अपॉन एप्सिलॉन 0 एंड दैट इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल। अब यहां पर हम इसको Q इक्वल टू रिप्लेस कर देंगे लैम्बडा इंटू एल से, एल और एल हो जाएगा कैंसिल।
बच जाएगा क्या, तो E इंटू 2πRL यहाँ लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इस 2πRL को इधर शिफ्ट कर दें तो केवल इधर E बच जाएगा और इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा अपॉन R। अब इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए एप्सिलॉन 0 को इसके साथ लिख दिया और R को इसके साथ लिख दिया। तो लैम्डा अपॉन R is the expression to find the intensity at point R from an infinitely long charged wire. Here lambda is the linear charge density. This gives the expression for the intensity. Now, to find intensity on a point near a large charged sheet. अब आपके सामने ये दीवार है, ये मान लिया ये स्क्रीन है, इस पूरे स्क्रीन को चार्ज कर दें और इस चार्ज स्क्रीन के नज़दीक अगर कोई पॉइंट ले जाकर के बोले कि भैया बताओ यहाँ कितना इंटेंसिटी होगा, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस कंसीडर अ लार्ज शीट चार्ज्ड यूनिफॉर्मली so that the surface charge density is sigma. ये सिग्मा का सिंबल है। Uniformly charged so that surface charge density appears as sigma. ठीक है। The point at which intensity has to be found out, उस साइड में लिखा हुआ है is at distance r perpendicularly away। यानी ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन से मान लिया हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ये पूरा ऊपर नीचे फैला हुआ है, लेकिन ये पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ और यहाँ से उसकी लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r कंसीडर। नाउ assume that the Gaussian surface assume that की जरूरत नहीं है, चलो अभी रहने के बाद बताया। Assume Gaussian surface in the form of a cylinder, दूसरे फॉर्म में भी ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे किताब में एक क्यूबॉइड के फॉर्म में दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, हमने सिलेंडर माना है। जस्ट एक डिफरेंस बताने के लिए कि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है अपनी सुविधा के अनुसार, जिसमें लॉ अप्लाई हो सके। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी ले लीजिएगा इरेगुलर, जिसमें लॉ अप्लाई करना श्रेयस्कर सुविधाजनक हो वैसा लेते हैं। तो एक डिफरेंस दिखाने के लिए ही मैंने ये सिलेंडर लिया। इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर हैविंग रेडियस a and length 2r in such a way that cylinder appears symmetrical with respect to the sheet। तो शीट को मान लिया हम ऐसे अगर देख रहे हैं, मैंने शीट को साइड से देख रहे हैं, मैंने ये हमारा शीट है और शीट को हम ऐसे देख रहे हैं, तो लाइन के रूप में आवेगा ना जी। जैसे शीट हमारा ऐसे है, ऐसे इस तरह से, और हम इधर खड़ा होकर के देखें तो हमको कैसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार लाइन के फॉर्म में, तो हम वैसे ही देख रहे हैं। और सिलेंडर जो लेंगे, उस सिलेंडर का जो रेडियस है वो a ले लिया और ये 2r लिया, तो r इधर और r इधर, इस प्रकार लिया। पॉइंट P यहाँ है,
ठीक है। अब देखो, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द शीट, विद इन द शीट नहीं बल्कि विद इन द सिलेंडर बोले, विल बी व्हाट। अब ये चार्ज में ये वाला हिस्सा, शीट का ये वाला जो हिस्सा होगा, इसी हिस्से में जो चार्ज आएगा वही गॉसियन सरफेस में इनक्लोज होगा, बाकी तो इनक्लोज होगा नहीं। तो अब इसका एरिया क्या होगा भाई, तो पाई ए स्क्वायर, ए चूंकि रेडियस माना है, पाई ए स्क्वायर एंड इंटू सिग्मा, चूंकि ये जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है ना। एक स्क्वायर मीटर में कितना चार्ज होगा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्यू हो गया। अब देखो, नॉर्मल फ्लक्स ड्यू टू चार्ज is along both the circular surfaces only, not through the curved surface। अब भाई ये फील्ड, ये शीट है, ये दोनों तरफ से चार्ज है, तो ये इस सरफेस पर तो प्रभाव देगा नहीं। इधर तो फ्लक्स, नॉर्मल फ्लक्स आएगा नहीं, इसके कारण नॉर्मल फ्लक्स केवल इधर आएगा चाहे इधर आएगा, इधर ही इसी डायरेक्शन में नॉर्मल फ्लक्स आएगा। So normal flux due to charge enclosed is along both the circular faces only। ये जो दोनों साइड के सर्कुलर फेसेस होंगे, ये वाले और ये वाले, इसी के अलोंग होगा। माने फ्लक्स इस सरफेस पर होगा और इस सरफेस पर होगा, नॉर्मल फ्लक्स। यानी फाई इक्वल टू ये गलत लिखा है जी, देखो फाई इक्वल टू हो जाएगा पाई पाई ए स्क्वायर, सरफेस का एरिया हो गया, ये सर्कुलर सरफेस होगा उसका एरिया, इंटू ई, इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, आ दो गो सरफेस है तो 2, सो फाई इक्वल टू 2e पाई ए स्क्वायर। Pi A square. Now according to Gauss theorem, phi can be replaced by charge divided by permittivity। So charge मैंने अभी निकाला, ये मैंने R के बदले में A कर दिया, ये थोड़ा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, मैंने एजम्पशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया। और ये पूरा हटाओ नहीं, ये आप डिलीट होइए तो लेयर, डिलीट लेयर, लेयर
डिलीट लेयर। So P equal to pi a square sigma upon epsilon 0 equal to pi e into e into 2 pi a स्क्वायर। तो अब देखो ये जो है ये पाई ए स्क्वायर will cancel this pi a square. Now this e equal to ये सिग्मा यहाँ और ये 2 यहाँ 2 एप्सिलॉन 0। ये एक्सप्रेशन हो गया आपका e equal to sigma upon 2 epsilon 0. This gives the expression for the intensity due to a charged sheet. तीसरा केस लिया गया फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। अब ये एक शेल है, खोल, जैसे प्लास्टिक वाला बॉल होता है वो सॉलिड नहीं है। क्रिकेट का बॉल सॉलिड है, लेकिन प्लास्टिक वाला जो गली में बच्चे जो क्रिकेट खेलते रहते हैं, जो टेनिस बॉल जो होता है, टेबल टेनिस वाला बॉल भी कह लीजिए, टेनिस बॉल नहीं, टेबल टेनिस वाला जो बॉल है, या जो नॉर्मल प्लास्टिक का बॉल है, या जो बड़ा बॉल बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता है, फुटबॉल कह लीजिए, ये सारे के सारे शेल हैं। जबकि क्रिकेट का बॉल सॉलिड बॉल है। वो क्या होता है, उसको गोला फेंकने वाला जो गोला होता है लोहा वाला, वो सॉलिड बॉल है। तो हियर आई एम कंसिडरिंग द शेल, भीतर का हिस्सा खाली है, खोल है। शेल का मतलब खोल भी होता है। सो दिस इज अ शेल, द सरफेस इज चार्ज्ड, इसका सरफेस चार्ज्ड है। और उस शेल पर मान लिया बॉल ले लिया, बॉल को चार्ज कर दिया और बताया भाई बता इस बॉल से इतना दूर पर क्या इंटेंसिटी होगा। देयर इज जनरली हम इंटेंसिटी पॉइंट करने में पॉइंट चार्ज कंसिडर कर रहे हैं, गौर करेंगे। यहाँ एक बॉल लिया, बच्चों को खेलने वाला बॉल प्लास्टिक वाला, उसको चार्ज कर दिया और बता कि यहाँ इस पॉइंट पर चार्ज कितना, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितना होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग गॉस थ्योरम का अप्लाई करते हैं। लेट अस कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। ये जो शेल लिया इसका रेडियस r है, कैपिटल R, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से इसको चार्ज किया। It is to find out the field intensity due to this। जब ये चार्ज्ड बॉल है तो इससे आपको इंटेंसिटी फाइंड करना है एट अ पॉइंट situated at a distance r, small r, from its center। सेंटर से स्मॉल r की दूरी पर। Now see, now see, as the charge density, कलर भी बदल गया भाई, as the charge density of the surface charge is sigma, hence the total charge on the surface is, आप जानते हैं कि गोला का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो चार्ज डेंसिटी है सरफेस माने यूनिट एरिया पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना चार्ज होगा, ये उसके बारे में बताया सिग्मा।
So that is why you are multiplying it by total surface area. So it's 4 pi r square, r कैपिटल R, गौर करो यहाँ पर स्मॉल r नहीं, कैपिटल R से इंडिकेटेड है वो शेल का रेडियस. सो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा आपने लिख दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस इज गिविंग यू द चार्ज विद इन चार्ज ऑन द सरफेस. ना एज्यूम, देखो यहाँ भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया. एज्यूम अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r so that the point P lies on the surface. As the field lines are radially outwards around the spherical body. अब जैसे ये मैंने गोला का ही उदाहरण दे करके फील्ड लाइंस के बारे में बताया था शुरू में कि गोला ले लिया, और ऐसे कोरोना वायरस का भी एग्जाम्पल दिया था कि लंबा 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 जो जितने भी उसके टेंटिकल्स निकले हैं, बॉल में बहुत सारे पिन आप डाल दें, वो सारे पिन फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को शो करेंगे. तो यानी फ्लक्स स्फीयर के सरफेस पर नॉर्मल ही होगा. So when the Gaussian surface is taken as a sphere, then all the flux on the Gaussian surface are normal, which is indicated in the figure. So phi total flux equal to intensity times surface area. अब यहाँ देखो small r indicated है, ये small r is the radius of Gaussian sphere. Whatever the Gaussian sphere around the given sphere you have taken, small r is the radius of that. In fact, that is the distance of point P from the center of the shell considered. Here E is the intensity due to sphere at that point. Now by Gauss theorem, the ratio of total flux and permittivity is equal to the total charge inside the surface, and this we are equalizing E dot 4 pi r square is the flux. ये flux हुआ, ये will be charge, and this will be permittivity. So E into 4 pi r square is equal to 4 pi capital R square sigma upon epsilon 0. और इसमें आप देख लीजिए कि ये 4 पाई से ये 4 पाई समाप्त हो जाएगा, और बच जाएगा क्या, E इक्वल टू आर स्क्वायर सिग्मा इंटू ये आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, और ये एप्सिलॉन 0 यहाँ है. सो दिस E इक्वल टू आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0. अगर इसको हम Q ही रखें तो Q अपॉन ये 4 पाई आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर. आप याद कीजिए, इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट इज दिस ओनली, पॉइंट चार्ज इज दिस ओनली. तो अगर मान लिया जाए कि चूंकि हम दूरी ले रहे हैं सेंटर से, जो r डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो सेंटर से ले रहे हैं, तो वही टोटल चार्ज ऑन द सरफेस अगर सेंटर से गाइडेड मान लें, या मान ही सकते हैं, ले ही सकते हैं, अरे फैला हुआ है सरफेस पर तब ना जी, अगर एक पॉइंट पर वही आ गया तो Q अपॉन आर स्क्वायर आप ले लेंगे. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज. this. So here we are finishing Gauss theorem and of course chapter 1 of NCERT book. So in the